दोस्तों, वैश्विक राजनीति में कभी कभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो केवल एक देश या एक समझौते तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा बदल देते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध ऐसा ही एक साहसिक और अप्रत्याशित कदम उठाया, जिसकी कल्पना वॉशिंगटन ने भी नहीं की थी। जिस व्यापारिक समझौते को अमेरिका पिछले 2.5 दशकों से अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखे हुए था, उसे यूरोप ने अचानक स्थगित कर दिया। ये केवल एक डील को रोकना नहीं था, बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व को दी गई एक सीधी और स्पष्ट चुनौती थी। इस घोषणा के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक और आर्थिक हलकों में बेचैनी फैल गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक असफलता नहीं थी, ये उनकी वैश्विक रणनीति, उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर सीधा प्रहार था। ट्रंप जिस व्यवस्था के माध्यम से मित्र देशों पर दबाव बनाकर अपने हित साधने के आदी रहे हैं, उसी व्यवस्था को यूरोप ने पहली बार खुले मंच पर अस्वीकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें स्विट्जरलैंड के दावोस शहर से जुड़ी हैं। वही दावोस जहां हर साल विश्व आर्थिक मंच का आयोजन होता है और जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, कॉरपोरेट दिग्गज और नीति निर्माता एक साथ बैठकर वैश्विक भविष्य पर मंथन करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, आलीशान इमारतें और उनके भीतर चलने वाली कूटनीतिक शतरंज, दावोस केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का प्रतीक है। इस बार का दावोस का माहौल सामान्य नहीं था। ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, बल्कि रिश्तों में भी साफ झलक रही थी। यूरोपीय प्रतिनिधियों का व्यवहार बदला हुआ था। जो यूरोप आमतौर पर अमेरिका के प्रति संतुलित और नरम रुख अपनाता रहा है, वही इस बार असामान्य रूप से सख्त और आक्रामक दिखाई दिया। ट्रंप की टैरिफ नीति, अमेरिका फर्स्ट की विचारधारा और ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए विवादास्पद बयानों ने यूरोप को भीतर तक झकझोर दिया था। यूरोपीय नेताओं की चिंता ये थी कि अमेरिका अब साझेदार की तरह नहीं, बल्कि एक दबंग शक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। व्यापारिक शुल्कों को हथियार बनाकर दबाव बनाना, मित्र देशों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और रणनीतिक मामलों में एक तरफा फैसले लेना, ये सब यूरोप को स्वीकार्य नहीं था। लेकिन असली नाटकीय मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप स्वयं मंच पर पहुंचे। ट्रंप अपने आत्मविश्वास, आक्रामक भाषा और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर तीखे कटाक्ष किए गए। ट्रंप को भरोसा था कि वे हमेशा की तरह अपने प्रभाव से माहौल को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। पहली बार यूरोप ने ट्रंप के दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मंच पर तनाव इतना स्पष्ट था कि पूरा सभागार मानो सांस रोके बैठा हो। ट्रंप का भाषण समाप्त हुआ और सभी को लगा कि अब स्थिति सामान्य होगी। लेकिन तभी यूरोप ने वो कदम उठाया जिसने पूरी वैश्विक राजनीति का रुख बदल दिया। यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के प्रमुख मीडिया के सामने आए और साफ शब्दों में घोषणा कर दी कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित व्यापारिक समझौते को अनिश्चित काल के लिए फ्रीज किया जा रहा है। न कोई बातचीत, न कोई आगे की प्रक्रिया। यूरोप का आरोप था कि अमेरिका व्यापारिक शुल्कों को डराने और दबाव बनाने के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयान आपसी विश्वास को तोड़ने वाले थे। यूरोप ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक धमकियों की राजनीति जारी रहेगी, तब तक किसी समझौते की कोई संभावना नहीं है। ये वही समझौता था जिसे ट्रंप अपनी कूटनीतिक जीत मान रहे थे। इस डील की रूपरेखा स्कॉटलैंड स्थित उनके टर्नबेरी गोल्फ रिजॉर्ट में तैयार की गई थी और इसे अनौपचारिक रूप से टर्नबेरी डील कहा जा रहा था। इसका उद्देश्य अमेरिका और यूरोप के बीच ऑटोमोबाइल टैरिफ को कम करना, तकनीकी सहयोग बढ़ाना और चीन के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक मोर्चा बनाना था। लेकिन ग्रीनलैंड का मुद्दा इस पूरी योजना के बीच सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। यूरोप के लिए ग्रीनलैंड केवल बर्फ से ढका एक द्वीप नहीं है, ये संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा विषय है। यूरोप को डर था कि यदि आज ग्रीनलैंड पर दबाव स्वीकार कर लिया गया, तो कल किसी और क्षेत्र पर भी वही रणनीति अपनाई जाएगी। इसी डर ने यूरोप को सख्त फैसला लेने पर मजबूर किया। ट्रंप ने जवाब में नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने अल्टीमेटम जारी किया कि फरवरी से कई यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे और यदि जून तक सहमति नहीं बनी तो ये शुल्क और बढ़ सकता है। ये अब केवल व्यापारिक विवाद नहीं रह गया था, ये एक खुला आर्थिक टकराव बन चुका था। इस तनाव के बीच ट्रंप का एक बयान ऐसा था जिसने पूरे यूरोप को स्तब्ध कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका का सहयोग न होता तो आज यूरोप में जर्मन भाषा का प्रभुत्व होता। दावोस जैसे मंच पर दिया गया ये बयान किसी विस्फोट से कम नहीं था। सभागार में गहरा सन्नाटा छा गया। यूरोपीय नेता कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गए। इसके बाद भी ट्रंप नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका की आर्थिक उपलब्धियों का बखान किया, नाटो की आलोचना की और यूरोप पर अमेरिका पर निर्भर रहने का आरोप लगाया। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका अब हर किसी की सुरक्षा का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। ये बयान यूरोप के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी।
लेकिन अगली सुबह तस्वीर बदल चुकी थी। यूरोप ने तय कर लिया कि वो इस अपमान को चुपचाप सहन नहीं करेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा कि यूरोप किसी भी बाहरी दबाव के आगे अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। ये बयान साफ संकेत था कि यूरोप अब अपनी स्वतंत्र रणनीति की ओर बढ़ रहा है। यहीं से वैश्विक राजनीति में तीसरे विकल्प की चर्चा तेज होने लगी, और वो विकल्प था भारत। जब अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार बढ़ने लगी, तब दुनिया की नजरें एक ऐसे देश पर टिक गईं जो न किसी को धमकाता है, न किसी पर दबाव डालता है। भारत, जो स्थिरता, संतुलन और विश्वसनीयता का प्रतीक बन चुका है। आज की भू राजनीति पहले जैसी नहीं रही। अब कोई भी देश सिर्फ एक गुट का अनुयायी बनकर नहीं चलना चाहता। वैश्विक आपूर्ति, श्रृंखला, तकनीक और सुरक्षा के मामले में भारत एक अनिवार्य कड़ी बन चुका है। यूरोप को भी ये एहसास होने लगा है कि अमेरिका के अलावा उसे एक भरोसेमंद और संतुलित साझेदार की जरूरत है। इसी बीच दावोस में एक और महत्वपूर्ण क्षण आया। ट्रंप से भारत को लेकर सवाल पूछा गया और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले मंच पर प्रशंसा की। उन्होंने मोदी को अपना मित्र और एक मजबूत नेता बताया। ये बयान इस बात का संकेत था कि अमेरिका भी भारत की बढ़ती भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस पूरे घटनाक्रम का अगला अध्याय और भी दिलचस्प है। नाटो का एक प्रमुख धर्ष देश स्पेन भारत के साथ एक बड़ी रक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। भारत और स्पेन के बीच C-295 सैन्य परिवहन विमान का समझौता केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि ये भारत पर बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण है। इस परियोजना के तहत अधिकांश विमान भारत में निर्मित होंगे, जिससे भारत का रक्षा उद्योग एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। ये पहली बार है जब भारत में कोई प्राइवेट कंपनी सैन्य विमान बना रही है। ये कदम भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और भविष्य में निर्यातक बनने की दिशा में ले जा रहा है। यूरोप के लिए भारत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं करता। भारत की विदेश नीति किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में है। यही कारण है कि आज जब महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, तब भारत एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। ये पूरी कहानी इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अब निर्णय केवल एक या दो शक्तियों द्वारा नहीं लिए जाएंगे। भारत इस नई व्यवस्था में केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में उभर रहा है। यही कारण है कि आज वैश्विक राजनीति में भारत को नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं रहा।